चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 करा दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हो तो जाकर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? तो संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संस्कृत साहित्य लेखिका। देखिए, चैप्टर के अंदर प्रवेश करने से पहले हम उसके बारे में क्या बताते हैं। तो पहले इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होने वाला है, चैप्टर के अंदर क्या क्या होने वाला है, उन सभी के बारे में पहले हम जानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर ये होने वाला है कि संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में, मतलब आपको यह समझ आ गया होगा कि संस्कृत साहित्य लेखिका यानी कि जो है एक महिलाओं को कितना अधिकार दिया गया है हर चीजों में, है ना, कितना महिलाओं को अधिकार है, उस चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे और देखेंगे कि महिलाओं को भी क्या क्या अधिकार है ना। और महिलाओं जो पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम प्रवेश करेंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझेंगे पहले। ठीक, उसके बाद चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका में नारी लेखिकाओं के योगदान के विषयों में वर्णन किया गया है। अभी बता चुके हैं ना आपको कि इस चैप्टर में जो है नारियों को, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में नारियों को, महिलाओं को, है ना, महिलाओं को जो है इस चैप्टर के अंदर महिलाओं को क्या किया गया है? तो महिलाओं को लेखिकाओं के योगदान के विषयों में वर्णन किया गया है ना। तो जो है महिला लेखिका के बारे में इस चैप्टर में मुख्य रूप से महिला लेखिकाओं के बारे में बताया गया है। किस चैप्टर के अंदर में? तो संस्कृत साहित्य लेखिका जो ये चैप्टर है, इसके अंदर मुख्य रूप से जो हमें महिलाओं के बारे में ही पढ़ना है कि महिलाओं को जो है महिला लेखिका को कितना योगदान है इस चीजों में, है ना। नारी एवं पुरुष के आपसी सहयोग से समाज रूपी गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। कहने मतलब यह है कि नारी और पुरुष, जब नारी और पुरुष रहता है तो ही क्या होता है? तो समाज चलता है। ठीक है, नारी एवं पुरुष के आपसी सहयोग से समाज रूपी गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। नारी एवं पुरुष के सहयोग से क्या होता है? तो जो है समाज चलता है। यदि नारी और पुरुष अगर नारी और पुरुष में आपस में समानता ना हो तो वो समाज बेहतरीन ढंग से नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलिए, जितना नर का योगदान है उतना नारी का भी योगदान होना चाहिए हर चीज में, है ना। ये नहीं कि आज के समय में आप देख रहे होंगे कि जितना जो है पुरुष कर सकता है, जिस काम के अंदर, जिस फील्ड में पुरुष आगे है, उससे कई गुना आगे महिला लोग हैं, है ना। ये आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, नारी के बिना पुरुष अपूर्ण रहता है। नारी के बिना पुरुष अपूर्ण है। कहने का मतलब यह है कि नारी के बिना पुरुष क्या है? अपूर्ण है, और पुरुष के बिना नारी अपूर्ण है। अगर समझ में, अगर महिला ना हो तो पुरुष अपूर्ण, महिलाओं के बिना पुरुष क्या है? महिला के बिना जो है नर क्या है? तो अपूर्ण है। और नर के बिना महिला क्या है? महिला अपूर्ण है। यानी कि अभी आपको हम बताया कि दोनों का होना बहुत ही जरूरी है समाज में, नर का भी और नारी का भी। ठीक है, दोनों का होना जरूरी है और दोनों में आपसी संबंध होना जरूरी है, तो ही क्या होगा? समाज चलेगा। ऐसे समाज नहीं चलेगा। दोनों का हर फील्ड में बराबर योगदान होना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के बीच में, चाहे वो नर हो या नारी हो, दोनों को बराबर योगदान होना चाहिए हर चीज में, हर फील्ड में। ठीक है, संस्कृत वाङ्मय में एक से एक महान विदुषी हुई है जिन्होंने नारी जगत का सिर ऊंचा किया है। कहने मतलब है कि एकाश एक महान कवि है ना, एकाश एक महान कवि हुए जो कि महिला लेखिका को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है
है ना, महिलाओं को ऊंचे शिखर तक पहुंचाने में उन लोगों का बहुत ही योगदान रहा है। ठीक है, जिन्होंने नारी जगत का सिर ऊंचा किया है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्ध में स्त्रियों का योगदान रहा है। इन लेखिकाओं ने वैदिक युग से आधुनिक समय तक संस्कृत साहित्य में अहम भूमिका निभाई है। इस पाठ में उन्हीं प्रसिद्ध लेखिकाओं के महत्व एवं योगदान का वर्णन है। कहने मतलब यह है कि जिन जिन नारियों ने, जिन महिलाओं ने अपना अहम भूमिका जो है किसके अंदर, अहम भूमिका लेखिकाओं के अंदर जो है, संस्कृत लेखिकाओं के अंदर, है ना, उन्होंने निभाया है। उन्हीं के योगदानों के बारे में, उन्हीं महिलाओं के योगदानों के बारे में इन जो है पुस्तक में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में, मुख्य रूप से हम नारियों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब चैप्टर के अंदर प्रवेश करते हैं। समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दो चक्कों पर चलती है। समाज की जो गाड़ी होती है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नर और नारी, महिला और पुरुष दो चक्के पर चलती है। समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दो चक्के पर चलती है। लेकिन कहने का मतलब यह है, महिला और पुरुष, महिला और पुरुष है ना, महिला और पुरुष, यदि महिला और पुरुष के बीच यदि समानता है तो ही समाज चल सकता है, समाज रूपी चल सकता है, समाज जो है वह चल सकता है। साहित्य में जिस प्रकार एक टायर की, जिस प्रकार चार, मान लीजिए कि कोई टेम्पू है, यदि वो उस टेम्पू में दो ही चक्का रहे और एक चक्का ना रहे, तीन चक्का के बजाय मान लीजिए कोई टेम्पू है, उसमें तीन चक्का होता है, तीन चक्का के बदले उसमें दो ही चक्का हो, क्या वो गाड़ी चल सकेगी? यदि कोई टेम्पू है और उस टेम्पू में तीन चक्का ना होकर दो ही चक्का हो, तो क्या वो गाड़ी चल सकेगी? नहीं चल सकेगी। उसी प्रकार यदि सिर्फ समाज में यदि पुरुषों का ही योगदान हो और महिलाओं को योगदान ना हो, तो क्या वो समाज चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। यदि उस फील्ड में महिलाओं को ही सिर्फ योगदान हो और पुरुष का योगदान ना हो, तो वो समाज नहीं चल सकेगा, है ना। महिला और पुरुष दोनों का बराबर योगदान होना चाहिए, तो ही क्या होगा, तो ही समाज चल सकेगा, ऐसे समाज नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। चलिए, अभी सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्री भी तत्पर है और यश प्राप्त कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में उनका योगदान थोड़ा बहुत देखा जाता है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की ही चर्चा है, जिससे साहित्य कोश पूर्णता में उनका योगदान जाना जाए। कहने मतलब यह है कि इस संस्कृत साहित्य लेखिकाओं के अंदर, यानी कि इस संस्कृत साहित्य लेखिका जो चैप्टर है, इसके अंदर उन लेखिकाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, उन लेखिकाओं के बारे में बताया गया है जो कि अपना स्तर को ऊंचा उठाया हो, है ना, ऊंचा उठाया हो, जो कि महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने का और प्रयास किया हो कि, और ये संदेश दिया हो कि महिलाएं भी कुछ कर सकती है, सिर्फ पुरुष ही नहीं कर सकता है। महिला जो पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है। जो इस प्रकार की नारी अपने अंदर ये तो ऐसा क्षमता रखती है, झांसी की रानी की जैसा उनके अंदर जो है ताकत हो, है ना, क्षमता हो, है ना, उन सभी नारियों के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। विशाल संस्कृत साहित्य को भिन्न कवियों और शास्त्रकारों से संबंधित किया है। वैदिक काल से लेकर अब तक शास्त्रों, काव्यों की रचना और संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष दत्त चित्र रहे, उसी प्रकार नारियों भी सावधान पाई जाती है। समझिए, देखिए, कुछ इस चैप्टर के अंदर बहुत उतना खास नहीं है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, बार बार उसी चीज को दोहराना मुझे पड़ता है। ठीक है, कहने मतलब यह है कि चैप्टर में मुख्य रूप से एक ही चीज लिखा हुआ है कि जितना अधिकार पुरुष को हो, उतना अधिकार महिलाओं को भी होना चाहिए, है ना,
होना चाहिए और उतना अधिकार है, अभी उतना अधिकार दिया जा रहा है। आप देखे होंगे किसी फील्ड में जितना योगदान पुरुष का नहीं है, उससे कई ज्यादा योगदान जो है महिलाओं का है ना। अगर कोई नौकरी भी देख रहे होंगे तो महिलाओं को ज्यादा छूट दे रहा है, लेकिन पुरुष को कम छूट दे रहा है। इसलिए दे रहा है क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और जो है अपना पर्चा जो है शिखर पर लहराए। और ऐसा जो है इसलिए किया जा रहा है ताकि महिलाओं को क्या हो तो मोटिवेट हो, और वो भी अपना जो है सिर्फ बर्तन मांजने से उसको जिंदगी चलने वाली नहीं है, ठीक है। उन सभी जिस महिलाओं के अंदर आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसा महिला है जिसके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है कि ये काम वो कर सकती है ना, ये काम वो कर सकती है। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए कि पैसा का अभाव हो जाए, किसी लड़की के पास मान लीजिए कि पैसा का अभाव हो और उस परिवार के अंदर भी पैसा का अभाव हो, ठीक है। कमाने वाला एक और खाने वाला 4-5 हो, तो वो जो लड़की है वो पढ़ नहीं पाती है, और उसके अंदर हर चीज में जाने के लिए उसके अंदर जो है लालसा होती है कि हम भी इस फील्ड में जाएंगे, हम भी IAS बनेंगे, हम भी DM बनेंगे, है ना, हम भी कोई बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, हम भी दरोगा बनेंगे, बड़े बड़े उच्च लेवल के पोस्ट के बारे में वो भी सोचती है। और उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर ये योग्यता है कि वो कर सकती है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाती है, और वो नहीं पढ़ पाती है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा उस चीजों में नहीं ले पाती है। किस कारण से? मात्र पैसे के कारण से, पैसे की अभाव के कारण से वो हिस्सा नहीं ले पाती है ना। वो हिस्सा उसके अंदर योग्यता है, फिर भी वो हिस्सा नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए महिलाओं को अभी इसलिए छूट दिया जा रहा है ताकि जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास पैसा भी ना हो, जिसके पास कम फीस हो, तो उसके अभी देखे होंगे कि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि कम फीस में लोगों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो भी इंसान पढ़ ले जिसके पास फीस ना हो उतना कम, जिसके पास फीस जो है 300 दिहाड़ी, उसका मान लीजिए किसी का बाप जो है दिहाड़ी मजदूरी 300 रुपया करता हो, और 300 रुपया और उसके कोचिंग का फीस 5,000 हो, 10,000 हो, तो कहाँ से वो बेचारा पढ़ा पाएंगे? वो पढ़ा पाएंगे? वो अचीव नहीं कर पाएंगे, वो उस बेच को परचेज नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट भी आप जो है देखे होंगे कि अपना फीस को कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि आजकल के जो है बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो कि समझते हैं कि लोगों के अंदर क्या जो है कमी के कारण लोग नहीं पढ़ पाते है ना। बहुत सारे लोग क्यों नहीं पढ़ पाता है, क्यों लड़की लोग नहीं पढ़ पाती है ना। तो इस प्रकार से लोगों ने एक योजना बनाया है लोग कि चलो भाई कम फीस में ही लोगों को पढ़ाया जाए, है ना। जहाँ 5,000 का फीस है वहाँ 2,000 ही लिया जा रहा है, 1,000 ही लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से लोग पढ़ाई करना चालू कर दिया है, और इस प्रकार से महिलाओं का जो योगदान बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और महिला लोग भी पढ़ना अब प्रारंभ कर दिए, पुरुष से काफी ज्यादा, ठीक है। और पुरुष तो भाई कैसे करके पढ़ लेता है, दिहाड़ी मजदूरी इधर उधर करके पढ़ लेता है, लेकिन बर्तन मांजने वाली लड़की नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन उसके लिए भी अब जो ऑनलाइन क्लासेस हो गया है ना, लोग देख लेते हैं, कम फीस में परचेस बेच कर लेते हैं, 200-300 में अपना काम चला लेती है। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वैदिक युग में केवल ऋषि ही मंत्र नहीं, अपुत्र ऋषिकाएं भी हैं। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दार्शनिक कही गई है। कहने का मतलब यह है, ऋग्वेद में कितने मंत्र है? ऋग्वेद में याद रखिए, ऋग्वेद में 24 मंत्र नहीं, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं हैं। कितना ऋषिकाएं मंत्र है? कितने ऋषिकाएं मंत्र है? चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, याद नहीं रहेगा तो हम लिख देते हैं। देखिए दिख रहा होगा आपको, क्या है तो ऋग्वेद में शायद, हाँ ऋग्वेद में कितना मंत्र? ऋग्वेद में 24 बताया गया, ऋग्वेद में 24 ऋग्वेद में 24 ऋषिका है। और अथर्ववेद में कितना?
ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अथर्ववेद में 5, अथर्ववेद में 5, ठीक है, याद रखिएगा, अथर्ववेद में 5। चलिए, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बागस्मिर्णी इत्यादि। उसके बाद बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ से ध्यान दीजिएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। देखिए क्या बनता है, आप तक जो सुने ये सब कहानी था, लेकिन अब यहाँ से इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनता है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, याद रखिएगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम पूछा जाता है। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि की थी, जिसे याज्ञवल्क्य आत्म तत्व, ध्यान दीजिएगा, याज्ञवल्क्य आत्म तत्व अर्थात दर्शन की शिक्षा देते थे। सुनिएगा यहाँ से, याज्ञवल्क्य जो अपनी पत्नी को किस चीज की शिक्षा देते थे, तो आत्म तत्व का शिक्षा देते थे। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा, आत्म तत्व का शिक्षा देते थे कौन, याज्ञवल्क्य। कौन देते थे, याज्ञवल्क्य। किसको देते थे, याज्ञवल्क्य किसको देते थे, मैत्रेयी को। मैत्रेयी कौन था, याज्ञवल्क्य की पत्नी। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि याज्ञवल्क्य जो थे वो अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज की शिक्षा देते थे, तो आत्म तत्व का। अब मैत्रेयी का पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी, ठीक है, याद रखिएगा। जनक की सभा में शास्त्रा कुशल गर्मी वाचक्वनी रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत का अनुशीलन प्रारंभ का सुलभ वर्णन उपलब्ध है ना। कारण महाभारत जो है, ये रामायण और महाभारत थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ लिखा है तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। महाकाव्य, दो क्या है, महाकाव्य, दो महाकाव्य। पहला महाकाव्य क्या नाम है, रामायण। दूसरा क्या है, महाभारत। दूसरा महाभारत। रामायण जो है, रामायण में 24,000 श्लोक है। कितना है, 24,000 श्लोक है। और महाभारत में कितना है, 1 लाख। महाभारत में 1 लाख श्लोक है। कितना है, 1 लाख श्लोक। 1 लाख श्लोक। आगे समझ में, रामायण को कौन लिखा था, महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत को कौन लिखा, वेद व्यास। महाभारत को कौन लिखा, वेद व्यास। महाभारत को कौन लिखा, वेद व्यास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेद व्यास। और रामायण को वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में, याद रखिएगा, सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। चलिए, उसके बाद लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों की करीब 150 स्फुट पद जहां तहां मिलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों की, कितना कवित्री, 40 कवित्री। कितना कवित्री, 40 कवित्री। 40 कवित्री की करीब 150 स्फुट पद जहां तक मिलते हैं। खाली मतलब है 40 कवित्रियों का जो है, 40 कवित्रियों का 150 क्या है, तो 150 पद जहां तहां बिखरे पड़े हैं। 150 पद जो है इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है। उनमें विजयाडंक प्रथम कल्पा है। विजयाडंक क्या है, प्रथम कल्पा। याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। विजयांकन कौन है, प्रथम कल्पा। क्या नाम है, विजयाडंक।
विजयाडक, विजयाडक कितना है तो क्या नाम है? विजयाडक, विजयाडक प्रथम कल्पा क्या है? विजयाडक क्या है? प्रथम कल्पा, प्रथम कल्पा, ठीक है। चलिए, वह श्याम वर्ण की थी। ये जो विजयाडंक है ये जो किस कलर की थी? श्याम कलर की। क्या किस कलर की थी? श्याम कलर की, श्याम कलर की। कौन सी कलर की थी? श्याम कलर की थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद इस श्लोक में कवित्री विजयांका ने बड़े गर्व, इसका नाम क्या है? विजयांका बोलो या विजयाडंक बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। विजयाडंक प्रथम क्या है? प्रथम कल्पा, ठीक है, यहां से याद रखिएगा। इस श्लोक में कवित्री विजयांका ने बड़े गर्व से अपने रूप माधुरी को उद्घोषित कर दंडित की कथन सर्व शुक्ला सरस्वती को गलत कही है। सरस्वती शुक्ला को गलत कही। कहने का मतलब यह है कि अपने आप की खूबसूरती को देखते हुए, अपने आप की खूबसूरती को देखते हुए, अपने आप की खूबसूरती को देखते हुए ये विजयांका इनकी, जिसे विजयाडक या विजयांका जो भी कहो, है ना, इन्होंने अपनी खूबसूरती को देखते हुए किसको गलत बताया है? किसको गलत बताया है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती को। किसको गलत बताया है? सर्व शुक्ला सरस्वती को। सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती को गलत बताया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, उस समय अष्टम शतक अनुमंता कहा जाता है। चालुक्य वंशी चंद्रादित्य, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। चालुक्य वंशी चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिका ही विजयांका है, ठीक है। चालुक्य वंशी चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिका ही क्या है? विजय भटारिका ही विजयांका है। ऐसा बहुत लोग मानते हैं, किंतु शीला भटारिका, देव कुमारिका, शीला भटारिका, याद रखिएगा इन सभी का नाम याद रखिएगा। शीला भटारिका, देव कुमारिका, रामभद्रामा इत्यादि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कवित्रियों अपने अस्फुट सुंदर पदों के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी कहाँ है? दक्षिण भारत के कौन है? कवित्री, दक्षिण भारत के कवित्री, ये सभी है, इनका नाम याद जरूर रखिएगा, ठीक है। ये सभी दक्षिण भारत के कवित्री है, इन सभी का याद जो है रखना बहुत ही जरूरी है, पूछ दिया जाएगा। क्या नाम है? क्या नाम है? शीला भटारिका, शीला भटारिका, क्या नाम है? शीला भटारिका। उसके बाद बताइए दूसरा, शीला भटारिका, उसके बाद देव कुमारिका, उसके बाद बताइएगा देव कुमारिका, उसके बाद रामभद्रामा, उसके बाद बताइएगा चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर कौन है? चलिए, ये तीन को याद रखिए, शीला भटारिका, देव कुमारिका और रामभद्रामा। चलिए, ये सभी प्रसिद्ध कवि कहाँ के हैं? दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के ये प्रसिद्ध कवित्री है। कहाँ के? दक्षिण भारत के प्रमुख कवित्री है, प्रसिद्ध कवित्री है। विजयनगर राज्य के नरेश लोग संस्कृत भाषा के संरक्षणात्मक प्रयास के लिए विख्यात है। उन्हें अनंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियों होती थी। कंपन राय की यहाँ से याद रखिएगा, कंपन राय की चौदहवीं, कंपन राय की रानी गंगा देवी। कंपन राय की रानी का क्या नाम था? गंगा देवी। क्या नाम था? कंपन राय की रानी का क्या नाम था? गंगा देवी। किसका नाम था? किसका नाम था? कंपन राय की रानी, कंपन राय की ये कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन है? गंगा देवी। कंपन राय की रानी गंगा देवी, ठीक है। चलिए,
मथुरा विजय नाम का महाकाव्य अपने स्वामी विजय घटना का आश्रय लेकर रचना की थी। गंगा देवी जो था मथुरा विजय नामक एक महाकाव्य की रचना की थी। कौन? गंगा देवी। गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की? बोलिए। गंगा देवी जो है वह किस महाकाव्य की रचना की? काव्य मीमांसा। नहीं, गंगा देवी मथुरा विजयम मथुरा विजयम मथुरा विजयम मथुरा विजयम नामक काव्य की रचना की। काव्य की रचना की। कौन रचना की? कौन? गंगा देवी। गंगा देवी मथुरा विजयम नामक काव्य की रचना की। इसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग है ना, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। उसी राज्य में ही 16वीं शतक में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा। अच्युत राय की रानी का क्या नाम था? तिरुमलांबा। किसका रानी थी? अच्युत राय की रानी। अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुमलांबा। अच्युत राय की रानी किसकी रानी थी? अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा। चलिए, तिरुमलांबा बरदाम्बिका परिणय नामक का उच्च चंपू काव्य की रचना की। चंपू काव्य की रचना की। किस चीज की रचना की? तिरुमलांबा किसकी रचना की? चंपू काव्य। चंपू काव्य याद रखिएगा। बरदाम्बिका परिणय नाम का याद रखिएगा। बरदाम्बिका परिणय नाम का उच्च चंपू काव्य क्या चीज का रचना किया? चंपू काव्य का रचना किया। चंपू काव्य का रचना किया। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। इसमें संस्कृत गद्य की छठा ललित पद विन्यास से बहुत सुंदर है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त अत्यंत लंबी पदावली नहीं प्राप्त होते हैं। उसके बाद आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं ने पंडित छमाराव यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छमाराव। आधुनिक संस्कृत साहित्य में एक सबसे प्रसिद्ध कवि कौन किनका नाम आता है? पंडित छमाराव का नाम आता है। प्राचीन संस्कृत लेखिकाओं में एक किनका नाम आता है? पंडित छमाराव का। पंडित छमाराव का नाम आता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1890। जन्म भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जन्म भी पूछता है। 1890 से 1953। 1890 से लेकर 1953। नाम की विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने पिता शंकर पंडुरंग जो महान विद्वान थे, इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था शंकर पंडुरंग। इनके पिता का नाम शंकर पांडुरंग याद रखिएगा। सब इनका नाम भी पूछता है और इनके पिता का नाम भी पूछता है। ये प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है। कौन? शंकर पांडुरंग। और पंडित छमाराव कौन है? ये प्रसिद्ध कवि, एक जो लेखक है, एक लेखिका है ना, एक लेखिका है। चलिए, उसके बाद गांधी दर्शन से प्रभावित उन्होंने उसके बाद जो महान विद्वान थे का जीवन चरित्र जो है शंकर चरित्रम की रचना की। कौन? पंडित छमाराव किसकी रचना की? शंकर चरित्रम। किसकी रचना की? याद रखिएगा, ये तो लिखा रचना किसकी की? शंकर चरित्रम। किससे प्रभावित होकर? अपने पिताजी से प्रभावित होकर। कौन सी पुस्तक लिखे हैं? शंकर चरित्रम नामक एक उन्होंने लिखा है। शंकर चरित्रम नामक एक रचना किया है। कौन? पंडित छमाराव। गांधी दर्शन से प्रभावित उन्होंने सत्याग्रहिता मीरा लहरी। गांधी दर्शन सुनिएगा, यहाँ से
गांधी दर्शन से प्रभावित होकर। कौन? पंडित छमाराव। पंडित छमाराव। पंडित छमाराव जो है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तली, विचित्र, प्रसिद्ध यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद की रचना किया। अनेक गद्य और पद की रचना किया है। क्या क्या नाम आता है? क्या क्या नाम आता है? गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किन किन पद और गद्य की रचना किया? सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तली, विचित्र, प्रसिद्ध यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पदों की रचना किया है। वर्तमान काल में लिखने में रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वर्णमाल, भवालकर, मिथिलेश कुमार मिश्र प्रभृत अनुदित संस्कृत साहित्य की प्रतिपुति कर रही है। कहने मतलब यह है कि इस चैप्टर के माध्यम से यही समझ आया। ठीक है, चैप्टर आपका समाप्त हो गया और इसमें कुछ और भी खास इसमें बचा नहीं है। ठीक है, इसमें मूल रूप से महिला कवित्रियों के बारे में बताया गया है कि उनका भी जो है हर फील्ड में योगदान है। उनका इस चैप्टर के अंदर क्या क्या योगदान है ना, किन प्रकार से उन्होंने भूमिका निभाया है। तो इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को हम बहुत बेहतरीन तरह से समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।